नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी। संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति की चौथी बैठक ओटावा में आयोजित हुई। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने केवल कुछ सेकंड्स में चार्ज की जाने वाली सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बदलती जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय हिमालय में स्थित कई हिमानी झीलों में व्यापक विस्तार दर्ज किया। इसी के साथ खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले भारत चीन व्यापार की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत से चीन को निर्यात वित्त वर्ष 2023 के 15.33 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 16.67 बिलियन डॉलर हो गया है। चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में लौह अयस्क, सूती धागा, कपास, क्वार्ट्ज आदि शामिल हैं। चीन से भारत में आयात वित्त वर्ष 2023 के 98.51 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 101.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार घाटा बढ़कर 85.08 बिलियन डॉलर हो गया है। चीन से आयातित प्रमुख मदों में प्लास्टिक, स्टील उत्पाद, उर्वरक आदि शामिल हैं। ऐसे में व्यापार घाटा बढ़ने के कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत से चीन को मुख्य रूप से कुछ मदों जैसे कि कच्चे माल और खनिजों का निर्यात किया जाता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों आदि के लिए सामग्री के आयात में वृद्धि हुई है। भारत में विनिर्माण इकाइयों के विकास से चीन से कच्चे माल के आयात में वृद्धि हुई है। ऐसे में कम लागत या सस्ती होने के कारण कंपनियां चीन से आपूर्ति प्राप्त करने को प्राथमिकताएं भी दे रही हैं। व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की बात करें तो भारतीय विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं और यूरोपीय संघ, कनाडा आदि के साथ व्यापार सुविधा समझौतों पर हस्ताक्षर और वार्ता करके भारत के व्यापार भागीदारों का विस्तार भी किया गया है। खबर के आखिर में इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि आसियान देशों से आयात बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए और भारत के घरेलू विनिर्माण आधार और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के लगभग 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई यह राहत दुर्लभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भ के चिकित्सकीय समापन यानी MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह निर्धारित की गई है, जो विवाहित महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए है। सबसे पहले गर्भ की समाप्ति से संबंधित भारतीय कानून के बारे में समझते हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन MTP अधिनियम 1971 पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान करता है। MTP अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए गर्भ की समाप्ति की समय सीमा को कुछ विशेष मामलों में 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। संशोधित कानून के अनुसार जहां गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक न हो, वहां एक चिकित्सक की राय आवश्यक है और जहां गर्भावस्था की अवधि 20 से 24 सप्ताह के बीच हो, वहां 2 चिकित्सकों की राय आवश्यक है। 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ की समाप्ति के लिए केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति है। 24 सप्ताह तक के अनैच्छिक गर्भ यानी फोर्स्ड प्रेगनेंसीज को समाप्त करने की पात्रता में शामिल है बलात्कार पीड़िता, नाबालिग या दुष्कर्म पीड़िता या सगे संबंधी द्वारा लैंगिक कृत्य से पीड़ित महिला, अवयस्क, दिव्यांग महिलाएं, जारी गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव आदि।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 142 के बारे में। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हालिया निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, निजता और न्याय सुनिश्चित करता है जिन्हें अनैच्छिक गर्भ को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति की चौथी बैठक INC4 ओटावा, कनाडा में आयोजित हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने साल 2022 में एक संकल्प अपनाकर अंतर सरकारी वार्ता समिति INC का गठन अनिवार्य किया था। इस समिति को प्लास्टिक की संपूर्ण उपयोग अवधि में इससे होने वाले प्रदूषण की समाप्ति के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। खबर की शुरुआत में समिति की चौथी बैठक के विषय प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में विस्तार से समझते हैं। वर्ष 2000 में वार्षिक प्लास्टिक उत्पादन 234 मिलियन मीट्रिक टन MMT था। वहीं ये साल 2019 में बढ़कर 2 गुना यानी 460 MMT हो गया था। इसके साल 2060 तक बढ़कर 1261 MMT हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में चीन का हिस्सा सर्वाधिक यानी 32% था। इस प्रकार चीन प्लास्टिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। इतना ही नहीं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि प्लास्टिक उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत हर साल 5.5 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये 4 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों की बात करें तो वैश्विक पहलों में शामिल है बेसल कन्वेंशन। ये प्लास्टिक अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन और निपटान को विनियमित करता है। समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक साझेदारी, इसका उद्देश्य समुद्री अपशिष्ट को कम करने के लिए ज्ञान साझा करना और प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। वहीं भारत द्वारा शुरू की गई पहलों में शामिल है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। इसके जरिए प्लास्टिक उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR सिद्धांत को लागू करना अनिवार्य बनाया गया है। EPR को ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011 में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कप, प्लेट जैसे कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खबर के आखिर में प्लास्टिक उत्पादन में प्रयुक्त केमिकल्स और इनके मानव पर होने वाले प्रभाव के बारे में समझते हैं। प्लास्टिक उत्पादन में तरल और वाष्प रूप में विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग किया जाता है। इसके लगातार संपर्क में रहने से लीवर और ब्रेन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक उत्पादन में प्रयुक्त बेंजीन और ब्यूटाडीन के लगातार संपर्क से ल्यूकेमिया एवं लिम्फोमा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक उत्पादन में इस्तेमाल स्टाइरीन एक न्यूरोटॉक्सिक और मानव कैंसरकारी केमिकल है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने केवल कुछ सेकंड्स में चार्ज की जाने वाली सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। ये उच्च शक्ति वाली हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी है जो तेजी से चार्ज होती है। इसे लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ऊर्जा के एक किफायती और संभावित रूप से अधिक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी के बीच के अंतर को विस्तार से समझते हैं। सोडियम लिथियम की तुलना में 500 से 1000 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि लिथियम के स्रोत कुछ देशों तक ही सीमित है। सोडियम आयन बैटरियां तेजी से चार्ज होती हैं, वहीं लिथियम आयन बैटरियों की चार्जिंग दर धीमी होती है। सोडियम आयन बैटरियां काफी सुरक्षित हैं, इनमें आसानी से विस्फोट नहीं होता और ये आग भी नहीं पकड़ती हैं। लेकिन लिथियम आयन बैटरियां कम सुरक्षित होती हैं और इनमें आग लगने या विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। अब समझते हैं इनके परिचालन और उपयोग के बारे में। सोडियम आयन बैटरियां अधिक तापमान रेंज में भी काम करती हैं और इस प्रकार अधिक चरम तापमान में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। वहीं लिथियम आयन बैटरियां अधिक तापमान रेंज में काम नहीं करती हैं, इसलिए उच्च तापमान में इनमें आग लगने की आशंका रहती है।
सोडियम आयन बैटरियों का उपयोग लघु और बड़े पैमाने की ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जा सकता है, जबकि लिथियम आयन बैटरियां पोर्टेबल उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त है। सोडियम आयन बैटरियों की कमियों की बात करें तो लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में इनकी उपयोग अवधि कम होती है। ये प्रौद्योगिकी अभी विकास के शुरुआती चरण में है और इसके लिए एक सुस्थापित सप्लाई चेन का अभाव है। इसे अलग अलग आकार जैसे प्रिज्म व सिलेंडर में उपलब्ध कराना मुश्किल है। इन बैटरियों को केवल 5000 बार ही फुल चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद ये बैटरियां काम नहीं करती हैं। इसके विपरीत वाणिज्यिक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों को 8000 से 10000 बार फुल चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बदलती जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के तहत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ OSH पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। OSH पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो हर साल 2.09 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष DALYs अकेले अत्यधिक गर्मी के कारण होते हैं। DALYs संयुक्त रूप से समय से पहले मृत्यु के कारण नष्ट हुए जीवन वर्ष और बीमारियों की वजह से हुई दिव्यांगता के साथ व्यतीत जीवन वर्ष है। विशेष रूप से कुछ श्रमिक जैसे कृषि श्रमिक, कड़ी धूप में काम करने वाले मजदूर आदि इसके उच्च जोखिम में रहते हैं। श्रमिकों में स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी का खराब होना, मानसिक विकार आदि शामिल है। जिन कामगारों को अधिक खतरा है वो है महिला श्रमिक और दिव्यांग श्रमिक। महिलाएं अपने कार्य की प्रकृति जैसे निर्वाह कृषि आदि के चलते जोखिम का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा गरीबी और कम शैक्षिक योग्यता के कारण दिव्यांग श्रमिकों को भी विशेष खतरा है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार 1993 से साल 2003 के बीच जल की कमी और फसल की पैदावार में कमी के कारण लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। जलवायु परिवर्तन और OSH से संबंधित मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों में जलवायु संबंधी OSH खतरे जैसे कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अभी समय 1981, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क अभी समय 2006 आदि। अत्यधिक गर्मी जैसे कि प्लांटेशन कन्वेंशन 1958, कार्यबल में परिवेशीय कारक आदि, और वायु प्रदूषण जैसे कि वर्किंग एनवायरनमेंट कन्वेंशन 1977 आदि शामिल है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए पेश की गई सिफारिशें कौन सी हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। नीतियों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए OSH संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर प्रभावी निवारक उपायों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित नीतियां बनाई जानी चाहिए और शमन और अनुकूलन रणनीतियों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक बहुक्षेत्रकीय उपायों की आवश्यकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय हिमालय में स्थित कई हिमानी झीलों यानी ग्लेशियल लेक्स में व्यापक विस्तार दर्ज किया है। इसरो ने दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी की मदद से 1984 से साल 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी बेसिनों के जल ग्रहण क्षेत्रों की निगरानी की है। इनके अनुसार कई हिमानी या हिम नदीय झीलें यानी ग्लेशियल लेक्स काफी बड़ी हो गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बड़े हिम नदों के मौजूद होने और बर्फ से ढके होने के कारण हिमालय को अक्सर तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल भी कहा जाता है। उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक हिमनदों के पिघलने की दर को समझने के लिए हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के जोखिमों का आकलन करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी GLOFs के बारे में समझते हैं। GLOF की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हिमानी झीलों के पानी को रोककर रखने वाले हिमोड़ या बर्फ जैसे प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं। तब निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है। ये प्राकृतिक तटबंध कई वजहों से टूट जाते हैं। इनमें बर्फ या चट्टान का खिसकना, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चरम मौसमी परिघटनाएं, भूकंप आदि शामिल है।
भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना साल 2019 में GLOF को जलवायु आधारित संभावित आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अब इसरो की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। हिमानी झील वास्तव में एक जल निकाय होती है। इसका निर्माण हिम नदों के पिघलने से संचित जल से होता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन झीलों को 4 मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है। पहला, हिमोड़ यानी मोरेन, तटबंध वाली हिमानी झील। इन झीलों के पानी को हिमोड़ रोके रखता है। इसके अलावा ऐसी झीलें जो बर्फ रूपी तटबंध से घिरी होती हैं। तीसरा है अपरदन के कारण गड्ढे या गर्त में जमा पानी से बनी झीलें और कुछ अन्य हिमानी झीलें। पिघलती हिमानियों या हिम नदियों या हिम चादरों द्वारा किनारों पर नुकीली चट्टानों, शैल खंडों, कंकड़, मिट्टी आदि का निक्षेप हिमोड़ कहलाता है। 2431 हिमानी झीलों में से 676 हिमानी झीलें 1984 के बाद से बड़ी हो गई हैं। इनमें से 130 झीलें भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में स्थित हैं। बड़ी हो रही 676 हिमानी झीलों में से अधिकतर हिमोड़ तटबंध वाली झीलें हैं। इनके बाद अपरदन बांध आधारित हिमानी झीलों की संख्या है। इतना ही नहीं, हिमानी झीलें हिमालय क्षेत्र की नदियों के लिए ताजे जल का स्रोत हैं। हालांकि वे GLOFs जैसे गंभीर खतरे भी पैदा करती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारी आज की व्यक्तित्व है पंडिता रमाबाई। हाल ही में पंडिता रमाबाई सरस्वती की 166वीं जयंती मनाई गई। रमाबाई एक समाज सुधारक, शिक्षिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। वे 1889 के कांग्रेस अधिवेशन की 10 महिला प्रतिनिधियों में शामिल थीं। उन्होंने 1889 में बालिका वधुओं के लिए चैरिटी संगठन शारदा सदन की स्थापना की थी। रमाबाई ने हंटर कमीशन के समक्ष महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने स्त्री धर्म नीति पुस्तक का प्रकाशन किया था। उन्हें 1919 में केसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया गया था। हम पंडिता रमाबाई जी से करुणा, देशभक्ति, मानवता जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने वैश्विक सैन्य व्यय का ट्रेंड 2023 रिपोर्ट जारी की है। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में एक अनुसंधान कार्य करती है। माउंट एरेबस से प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। प्रतिदिन निकलने वाली सोने की इस मात्रा की कीमत लगभग $6000 आंकी गई है। हालांकि अन्य ज्वालामुखी से भी सोना निकलता है, लेकिन माउंट एरेबस एकमात्र ज्वालामुखी है जिसमें से क्रिस्टल के रूप में सोना निकल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था। 2023 में सतह के नजदीक का वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के पहले की बेसलाइन से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक था। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने अधिक मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रेवेली की कैप्टिव ब्रीडिंग में सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि संधारणीय सी फूड उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत की समुद्री कृषि यानी मैरीकल्चर संबंधी गतिविधियों के संवर्धन में मदद करेगी। हाल ही में दुर्लभ तितली प्रजाति नेप्टिस फिलारा को भारत में पहली बार खोजा गया है। ये तितली टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई है। ये अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम में शामिल हो गया है। इस कदम का उद्देश्य जैव चिकित्सा नवाचार के जरिए परिवर्तनकारी स्वास्थ्य देखभाल समाधानों में तेजी लाना है। इसरो ने आर्यभट्ट उपग्रह की लॉन्चिंग की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 19 अप्रैल को उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस STD मनाया। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ये भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम 5वीं शताब्दी के महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है।
राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इन्हें 1954 में स्थापित किया गया था। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।